हर एसेट्स की एक कहानी होती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसकी वैल्यू चुपके से कम होने लगती है और इस विलेन का नाम है डेप्रिसिएशन। तो इतना आसान बनाऊंगा ना कि एग्जाम में भी नहीं भूलोगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आपको मजा आने वाला है इसमें। जैसे डेप्रिसिएशन इतने अच्छे तरीके से आपका कवर होगा ना कि आप डेप्रिसिएशन कभी भूल ही नहीं पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कहते हैं किसको? तो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 2 के हिसाब से डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन का सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स एसेट्स। तो हम लोग क्या करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से जो एसेट्स का कॉस्ट या वैल्यू है ना उसको एलोकेट करते हैं कहाँ पे? एक पर्टिकुलर फंड में, जिसको डेप्रिसिएशन फंड भी कहते हैं। वहां पे उस फंड को क्रिएट करके रखते हैं, क्यों? क्योंकि बाद में फिर मेरे को एसेट्स रिप्लेस करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो सिस्टमैटिकली एसेट्स का कॉस्ट हो गया तो ओवर द पीरियड अपने पीएल में चार्ज करते जाते हैं और वो फंड को रखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए। दूसरा है depreciation amount of an assets is the cost of an assets and other amount substituted for the cost less residual value। तो depreciation होता कितना है? तो जो अमाउंट पे depreciation चार्ज करते हैं उसको depreciable base कहते हैं। अब depreciable base कैसे निकलता है? तो जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है माइनस इसके लाइफ खत्म होने पे इसको कितना में आप बेचेंगे, माइनस कर दिए उसमें से जो बचता है ना उतना पोर्शन ही आपका डेप्रिसिएट होने वाला है। मतलब उतना भाग के लिए ही, उतना पोर्शन के लिए ही आपको एलोकेशन ऑफ फंड करना है। तीसरा, द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स इज द पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज। एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होता है? वो समय या वो वक्त जब तक मैं उस एसेट्स को यूज कर पाऊंगा अपने एंटिटी में या अपने एंटरप्राइज में, उसको हम लोग कहते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। और उतने यूजफुल लाइफ तक ही एसेट्स डिप्रिसिएट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीई। आपके डेप्रिसिएशन पीपीई पे होते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं, है ना? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले ब्लॉक में आपके डेप्रिसिएशन चार्ज होते हैं। तो डेप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे होगा जो कि टेंजिबल आइटम है। बोलोगे सर यदि वो टेंजिबल आइटम ना हो, इनटेंजिबल आइटम हो तो उस पे एमोटाइजेशन होता है। वो आपके अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कवर्ड है। ये आपके डेप्रिसिएशन अलग है ना? तो इनटेंजिबल एसेट्स पे आपके क्या होंगे? एमोटाइजेशन होंगे और जो आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं उस पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा पीपीई पे क्या बोलता है? आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर द रेंटल और अदर और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। आप एसेट्स को क्यों यूज करते हैं? अपने बिजनेस में यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। जैसे मेरे पास फर्नीचर है, मैं फर्नीचर से प्रोडक्शन थोड़ी करता हूँ, बट फर्नीचर को ऑफिस में रखता हूँ तभी तो उस पे क्या होता है बाबू लोग आके बैठते हैं और काम करते हैं, है ना? तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, बट लगेगा मुझे अपने बिजनेस के लिए, तो वो मेरा क्या है? एसेट है मेरे लिए और टेंजिबल एसेट्स है। बट यदि मैं मशीन खरीद के लाता हूँ तो मैं मशीन से तो प्रोडक्शन करने वाला हूँ ना, तो मैं प्रोडक्शन में यूज करूँ, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करूँ, या फिर मैं लाया हूँ खरीद के और उसको रेंटल पे दे रहा हूँ, तो भी रेंटल किसको? जो कोई और प्रोडक्शन करेगा, तब भी ये क्या है? आपके एसेट्स माने जाएंगे। और एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। आप उस एसेट्स को 12 महीने से ज्यादा यूज करेंगे तभी डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, क्योंकि वही आपके तब एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं और उसी पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन आप क्यों करते हैं? डेप्रिसिएशन करने के पीछे कोई लॉजिक है कि आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं? लॉजिक पता है तभी तो डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। किस लिए? तो करेक्ट इनकम मेजरमेंट करने के लिए। यदि आप डेप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में नहीं चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा आपका। और जो प्रॉफिट रेसिडुअल बचेगा वो आप क्या करेंगे? शोल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कुछ रिजर्व में रखने के बाद। तो आपका प्रॉपर इनकम नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? आप ज्यादा इनकम दिखा के डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा कर दिया, टैक्स ज्यादा कर दिया, तो बाद में आप एसेट्स को रिप्लेस किससे करेंगे? उसका फंड कहाँ है? तो इनकम प्रॉपर्ली निकालने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ किस पे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कर रहा हूँ, बट उसको मैं यूज किया हूँ प्रोडक्शन पर्पज के लिए। तो प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स जो है उसके लिए तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था उसी गुड्स में, बट मैं यदि इसको एलोकेट ना करूँ ओवर द पीरियड, अपने एसेट्स का कॉस्ट को नहीं एलोकेट करता हूँ, तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इसका मतलब अंडर वैल्यूड है। तो मुझे उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट इनकम सही इनकम कैलकुलेट करने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। दूसरा, ट्रू पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट। जैसे आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एसेट्स में दिखाते हैं, अब टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी होता है। हम लोग ये मानते हैं कि किसी एंटिटी का यदि टोटल एसेट्स ग्रो कर रहा है तो वो एंटिटी पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। अब मान लो कि तुम्हारा एसेट्स डेप्रिसिएट हो रहा है, बट तुम वो डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा एसेट्स का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे एंटिटी, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं।
कंपेयर करोगे तो लगेगा कि तुम्हारा एंटिटी बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है, ट्रू फिगर है ही नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तो हो सकता है कि तुम्हारा एसेट्स का वैल्यू उससे भी कम बचे जो दूसरे एंटिटी से तुम कंपेयर कर रहे हो। तो फाइनेंशियल पोजीशन सही जानने के लिए कि उसके पास कितना का एसेट्स अवेलेबल है अब के टाइम पे, क्योंकि एसेट्स यूज हुआ तो डेप्रिसिएट होगा ही, वैल्यू कम होगा ही, बट तुम यदि उसको एक्चुअल कॉस्ट पे ही रख के रखे हो आज भी, जब 5 साल पहले खरीदे तो जो वैल्यू था आज भी तुम उसी पे रख रहे हो, फिर कैसे पॉसिबल है? एसेट्स यूज होने के बाद भी आज उसका उतना कॉस्ट रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपके होंगे फंड फॉर रिप्लेसमेंट। आप एसेट्स को रिप्लेस करना चाहते हो, उसके लिए आपको फंड चाहिए। तो फंड कहां से आएगा? मान लो 5 करोड़ का एक एसेट्स खरीदे थे, उसको 10 साल यूज किए, फिर मुझे चाहिए एक नया एसेट, तो फिर 5 करोड़ मैं अचानक से कहां से लेके आ जाऊंगा? तो यदि तुम 5 करोड़ को एसेट्स खरीदे हो और उसको 10 साल यूज किए हो, तो 10 साल तक उस खर्चे को ना अपने पीएल में चार्ज करते रहो। उससे क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकलता जाएगा, तुम्हारे लिए फंड क्रिएट होता रहेगा, ताकि जब भी एक नया एसेट्स रिप्लेस करोगे ना तो इस पैसे को वहां यूज कर पाओगे। सडनली तो इतना फंड तुम्हारे पास आएगा नहीं। तो फंड फॉर रिप्लेसमेंट करने के लिए डेप्रिसिएशन लोग चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है असेटलमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे हुआ है, हम लोग प्लांट एंड मशीनरी को फैक्ट्री में यूज करते हैं। तुम जब कॉस्ट शीट बनाए होगे तो देखे होगे प्लांट एंड मशीनरी पे जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो हम लोग प्रोडक्शन के कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एसेट्स को यूज किस पर्पज के लिए हुआ? प्रोडक्शन पर्पज के लिए हुआ। अब प्रोडक्शन के लिए जितना भी कॉस्ट आपका इनकर्ड होता है वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज होना चाहिए। तो इसीलिए आप प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी एसेट्स को यूज करते हैं तो वो सब का कॉस्ट आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट में जुड़ना चाहिए। तो आप यदि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते हैं तो इस कॉस्ट को आप एलोकेट नहीं किए हैं, इसका मतलब आपका कॉस्ट कम दिखेगा। और इसकी वजह से क्या होगा? हो सकता है कि आप प्रॉफिट मार्जिन फिक्स रखें, कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट मार्जिन फिक्स रखने के बाद आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस भी कम होगा। तो ये तो आपका गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जो आपने प्रोडक्शन के लिए एसेट्स को यूज किया है उसके कॉस्ट को डेप्रिसिएशन के फॉर्म में आपको उस एसेट्स के क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट के कॉस्ट में एलोकेट करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है रीजन फॉर डेप्रिसिएशन या रीजन फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स डिक्रीज क्यों होता है? ये एसेट्स पर लोग डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? रीजन पता है, लेकिन डेप्रिसिएशन होता कैसे है? ये कैसे हो जाता है कि डेप्रिसिएट हो जाता है? तो उसके कुछ कारण है, जैसे वियर एंड टीयर ड्यू टू यूज इन बिजनेस। अब मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है, तुम एक गाड़ी आज खरीद के लेके आए हो और उसको यूज करते हो, तो गाड़ी जैसा खरीद के आज लेके आए हो, क्या 6 महीने या साल भर बाद गाड़ी का स्थिति वही रहेगा? नहीं रहेगा। गाड़ी का कंडीशन तो खराब हो जाएगा। पूरी तरह से खराब नहीं होगा लेकिन कुछ तो चेंजेस आएगा उसमें। दूसरा एग्जांपल, मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं लैपटॉप को जैसे-जैसे यूज़ करूँगा, उससे देखोगे स्क्रीन थोड़ा-सा खराब दिखने लगेंगे, उसके बटन से कुछ नंबर्स गायब होने लगेंगे। तो उसका मतलब कि वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से कि वो उसका वैल्यू ना वियर एंड टियर की वजह से कम हो जा रहा है, घिस-पिट गया है, तो वैल्यू कम होगा, तो डेप्रिसिएट हो रहा है इसका मतलब। दूसरा है इफ्लक्स ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम कहते हैं उसको। जैसे-जैसे वक़्त बीतता है, वैसे-वैसे क्या होता है, कुछ एसेट्स के वैल्यू तो कम होने लगेंगे ना, क्योंकि वो एसेट्स अब का जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फ़ोन है, वो फ़ोन में मान लो एंड्रॉइड का वर्ज़न 10 चल रहा है। अब यदि एंड्रॉइड वर्ज़न 11 आ जाएगा, कोई 10 वाले वर्ज़न का फ़ोन खरीदना चाहेगा? नहीं, वो तो 11 वर्ज़न वाले फ़ोन को खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अभी लेटेस्ट ये चल रहा है। तो इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम पैसेज की वजह से वो एसेट्स का दाम कम हो गया। नेक्स्ट आते हैं ऑब्सोलेंसेस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस। बहुत टाइम पे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है, तो जो एसेट्स तुम यूज करते हो टेक्नोलॉजिकली चेंजेस होने की वजह, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से तुम्हारा वो टेक्नोलॉजी अब काम का नहीं रहता जिसको तुम अब यूज कर रहे हो। तो एसेट्स डेप्रिसिएट हो गया इसका मतलब, क्योंकि आप कोई उतने वैल्यू पे खरीदेगा नहीं जितना पे तुम उससे खरीद के लेके आए हो। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू, बाजार में ही इसका दाम कम हो गया। जैसे मान लो एक नया फोन जब लॉन्च होता है तो उस समय उसका जो प्राइस रहता है, देखोगे कुछ महीनों बाद या साल भर के अंदर-अंदर उसका प्राइस काफ़ी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे लेटेस्ट वर्ज़न कोई आ गया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कोई लेके आ गया, तो पुराने को कोई क्यों पूछे? तो मार्केट वैल्यू डिक्रीज़ होता है, यानी डेप्रिसिएट हो गया उसका वैल्यू। नेक्स्ट है डिप्लेशन मेनली इन केस ऑफ माइन और नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कोयला का खान, जैसे कोयला एक्सट्रैक्ट करते हो ना, तो कोयला के खान में मान लो 50 लाख मेट्रिक टन यदि कोयला है और तुम कोयला निकाल लोगे, तो उस खान का कीमत कम नहीं होगा, क्योंकि खान का कीमत तो तब है ना जिसमें उसे कोयला है। अब उसे कोयला ही निकालोगे तो खान कौन खरीदेगा? क्या खरीदेगा उसमें से? तो देखो खान का कीमत कम हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो नेचुरल हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना, वहाँ पे उस केस में लोग उसको डिप्लेशन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यदि कोई एसेट्स तुम खरीद के लेके आए हो, तो वो एसेट्स का लाइफ 10 साल है, तो तुमको 10 साल का समय मिल गया उस एसेट्स के कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। लेकिन यदि वो एसेट्स 20 साल चलेगा तो?
उस खर्चे को 20 साल तक बाँट पाओगे। यानी तुम्हारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल थोड़ा कम-कम अमाउंट आएगा एज़ कम्पेयर टू 10 साल वाले से कंपेयर करके तो जितना यूज़फुल लाइफ ज़्यादा होगा, डेप्रिसिएशन आपका उतना ही कम आएगा, कम अमाउंट का आएगा और डेप्रिसिएशन आपका बहुत ज़्यादा आ जाएगा यदि आपका यूज़फुल लाइफ शॉर्टर हो जाएगा तो। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। यदि आपका एसेट्स का कॉस्ट कम है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट टोटल कम दिखेगा, बट एसेट्स हाई वैल्यू का है और एस्टिमेटेड लाइफ जो आपका वो कम समय का है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा आएगा, दिखेगा जो बहुत ज़्यादा। फिर है रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ऐसे एसेट्स मान लो 5 साल यूज होगा, उसके बाद तो उसको बेच देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। कितने में बिकेगा? क्योंकि जितना में बिकता है उतना अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, उतना अमाउंट बाद देके तब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो रेसिडुअल वैल्यू यदि मान लो 10% 20% है, तो तुम्हारा 80% कॉस्ट ही डेप्रिसिएट होगा। लेकिन यदि रेसिडुअल वैल्यू 1% 5% के बीच में है तो 95% मोटा-मोटी तुम्हारा डेप्रिसिएशन तो हो ही जाएगा। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फिर ज्यादा दिखेगा, है ना? नेक्स्ट आते हैं डेप्रिसिएबल अमाउंट किसको कहते हैं? तो डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट और वो सारे कॉस्ट जो उस एसेट्स को प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में लगा है, ऐड कर दो, माइनस कर दो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का जो आपका रेसिडुअल वैल्यू बचेगा, मतलब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बाद जो रेसिडुअल वैल्यू को मिलने वाला माइनस कर दो, जो बच गया यानी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगा? डेप्रिसिएशन बेस। इसको डेप्रिसिएबल बेस कहते हैं या डेप्रिसिएबल अमाउंट कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, यूजफुल लाइफ क्या होता है? तो यूजफुल लाइफ होता है द पीरियड ओवर विच डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी चार्ज बाय एंटरप्राइज। तो एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब हो गया कि उतने समय तक जब तक एंटिटी बोलता है कि मैं इतने दिन तक डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा उस एसेट्स के लिए, वो आपका यूजफुल लाइफ हो सकता है। या फिर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर एक्सपेक्टेड यूनिट। जैसे मान लो कि कोयला के खान में 5 लाख मेट्रिक टन कोयला है, तो 5 लाख उसका प्रोडक्शन यूनिट है। अब उसमें से तुम यदि किसी ईयर में 20 हजार यूनिट निकाल लिए या 1 लाख यूनिट एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो डेप्रिसिएशन वैसे ही चार्ज होगा। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो हो सकता है ईयर में भी हो सकता है और प्रोडक्शन यूनिट या फिर जो आपको क्वांटिटीज है उसमें भी हो सकते हैं उसके एस्टिमेटेड लाइफ। क्लियर है? अब रेसिडुअल वैल्यू डिसाइड कैसे करते हैं? तो पहला, इफ सच वैल्यू इज कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब हो गया कि मैं जो एक एसेट्स खरीद के लाया हूँ, मान लो 4 लाख एसेट्स खरीद के लाया हूँ, बाद में जब ये इसका लाइफ खत्म हो जाएगा ना तो सिर्फ 500 रुपए में बिकेगा, तो भाई छोड़ ही दे 500 रुपए को। क्यों ही तुम इसको देख रहे हैं कि इसका वैल्यू मिलने वाला है, इनसिग्निफिकेंट है, तो तुमको लेना है कि आपका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बाद जो रेसिडुअल वैल्यू बचने वाला है उसको नील मान लो, यानी पूरे अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। लेकिन यदि उसका रेसिडुअल वैल्यू जो है ना वो सिग्निफिकेंट है, मतलब 1 लाख के एसेट्स का 10% या 5% तो मुझे रिकवरी हो जाएगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बाद रेसिडुअल वैल्यू के केस में, तो यानी आपका पूरा अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएट नहीं होने वाला है। तो आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ एसेट्स से उसको माइनस करोगे। कौन सा कॉस्ट ऑफ एसेट्स? कॉस्ट ऑफ परचेस प्लस इंस्टॉलेशन प्लस अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट्स टू द प्रेजेंट लोकेशन। जो आता है उसमें से आपको क्या करना है? रेसिडुअल वैल्यू माइनस करना है, तब जाके बचे हुए अमाउंट पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स, तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स होता क्या वो भी समझना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में परचेस प्राइस इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी एंड परचेस टैक्स। जैसे मैंने कोई एसेट्स परचेस किया हांगकांग से या चाइना से, मैं इंपोर्ट करके ला रहा हूँ तो इंपोर्ट ड्यूटी लगा होगा ना, बट यदि मान लो मुझे उसका रिफंड नहीं मिलने वाला है, तो मेरे एसेट्स के कॉस्ट में जोड़ दो। फिर मान लो जीएसटी लगेगा उसके ऊपर, तो जो जीएसटी लगेगा वो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऐड कर दो एसेट्स के कॉस्ट में, क्योंकि वो आपका परचेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। साथ साथ एनी कॉस्ट जो तुम एसेट्स को प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए खर्च किए हो, मैं बताया था अभी थोड़ा देर पहले, तो वो भी आपका एसेट्स का कॉस्ट है जो कि डेप्रिसिएशन के लिए यूज होगा। साथ साथ यदि आप उसको क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ डिसमेल्टिंग है, रिमूविंग है और रिस्टोरेशन ऑफ साइट ऑन विच द एसेट्स इज लोकेटेड, तो उस एसेट्स को जहां लोकेट करने वाला हूं उसका डिसमेल्टिंग कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, वो सब भी आपका एसेट्स के कॉस्ट में जुड़ जाएगा। जो आएगा टोटल वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है जो आपके एसेट्स के कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। तो जैसे मान लो एग्जांपल ऑफ डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट कौन कौन से हैं? तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो यदि आपने कोई एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे किया है, लेकिन उसलिए पे किया है क्योंकि आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ वो एम्प्लॉय था, ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड होगा। इनिशियल डिलीवरी और हैंडलिंग चार्जेस है,
तो डिलीवरी बिना लिए आप एसेट्स को यूज कैसे करोगे, तो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड हो जाएगा। फिर इंस्टॉलेशन और असेंबलिंग का कॉस्ट, जैसे मान लो मैं एक एसी खरीद लिया, मैं हाथ में लेके थोड़ी चलाऊंगा उसको, इंस्टॉलेशन करवाना जरूरी होगा ना, तो वो उसका नेसेसिटी है, तो उसको ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में। मान लो कि उस बहुत लोग ऐसा क्या होता है कि मशीन का ट्रायल टेस्टिंग करवाता है, तो ट्रायल टेस्टिंग कॉस्ट भी आपका ऐड हो जाएगा। बिफोर प्रोडक्शन जो ट्रायल टेस्टिंग होता है वो आपका मशीन के एसेट्स के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कोई प्रोफेशनल है, आपको मशीन चलाना नहीं आता है, किसी प्रोफेशनल को लेके आए, वो आपको मशीन चला के समझा रहा है कि कैसे मशीन चलता है, बट वो फी चार्ज किया, वो भी आपके एसेट्स के कॉस्ट में जुड़ जाएगा, जिसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब बोलता है कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो आपके एसेट्स के कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी और बिजनेस। आप क्या किया, या फिर इनॉग्रेशन कॉस्ट बोल सकते हैं। आप एक जगह बिजनेस कर रहे थे, आपने कहीं अच्छी जगह पे बड़ा ऑफिस ले लिया और आप अपना पूरा फैक्ट्री वहीं पे शिफ्ट कर लिए, तो वहां पे फीता का आपका खर्चा लगा, तो फीता काटने के लिए जो आपने खर्चा किया वो एसेट्स के कॉस्ट में क्यों जोड़ रहा है भाई, वो नहीं जुड़ेगा। दूसरा है कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, लाइक आपने एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल एक्टिविटी पे पैसा खर्च किया, वो आपका एसेट्स के कॉस्ट में नहीं जोड़ता है। फिर है आप क्यों इनकर्ड कर रहे हैं, क्योंकि आप एक न्यू लोकेशन पे न्यू कस्टमर बेस को क्रिएट कर रहे थे, वो खर्चा भी आपका ऐड नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल ओवरहेड जो होता है वो आपके एसेट्स के कॉस्ट में ऐड नहीं होता। अब आते हैं मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तरीका क्या क्या है। तो आपको तीन तरीके जानने हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मतलब कि हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम ही होगा, चेंजेस नहीं होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जहां पे आपका एसेट्स जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे वैल्यू डेप्रिसिएट होने के बाद जो बचेगा उस पर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मतलब आपका डेप्रिसिएशन धीरे धीरे सब्सिक्वेंट ईयर में रिड्यूस होता चला जाएगा। और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, जितना आप यूनिट एक्सट्रैक्ट करेंगे या जितना आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन आपको उस हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या है, कुछ फीचर्स, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल होगा। अब जितने महीने आप यूज करेंगे उस हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एडवांटेज क्या है, ये सिंपली टू अप्लाई है और एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपको। लाइन मेथड का एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। फिर है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एन इक्वल अमाउंट इज राइट ऑफ एवरी ईयर ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट्स, सो द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज नील, so as to reduce the cost of assets to nil or residual value will become zero। मतलब आप एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन है ऐसे करेंगे कि उसका जो एंड वैल्यू बचेगा ना वो जीरो जैसा हो जाएगा। क्लियर है, तो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स में कौन सा कॉस्ट जो ऊपर में पढ़ाया था कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कर दो। और आपको डेप्रिसिएशन का रेट कोई बोल दे फाइंड करने, तो जितना आपके पास डेप्रिसिएशन दिख रहा है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिवाइडेड बाय किस एसेट के कॉस्ट पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएबल बेस पे करना है आपको, इनटू 100। ये प्रिजम्पशन वगैरह आप नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, कोई काम को ऐसा है नहीं। अब आ जाओ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, आपका हर साल एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। जैसे यदि मैं 10% चार्ज करूंगा तो हर साल 10% ही चार्ज करूंगा, बट अमाउंट फिक्स नहीं आएगा, अमाउंट रिड्यूस होता हुआ चला आएगा। रिपेयर एंड स्मॉल रिन्यूअल यदि आप करते हैं तो उस सिचुएशन पे आपका डब्ल्यूडीबी मेथड बेनिफिटेड होता है। यदि आप कभी रिपेयर और रिन्यूअल करते हैं एसेट्स में तो आपके लिए डब्ल्यूडीबी यूज करना बहुत बेनिफिटेड है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लांट फिक्सचर एक्सेट्रा। अंडर दिस मेथड एनुअल चार्जेस ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। आप ये कौन से एसेट्स पे ज्यादा यूज कर सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी पे और फिक्सचर्स पे आप चाहो तो डब्ल्यूडीबी यूज करो, स्ट्रेट लाइन मत करो। नेक्स्ट है also under this method the value of assets can never be completely exhausted, मतलब जीरो नहीं हो जाएगा, भले इसका एंड लाइफ तक पहुंच जाए, इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के एंड तक पहुंच जाए, तब भी इस एसेट्स का कॉस्ट जीरो तो नहीं होगा, कुछ तो। फिर है however it is very simple to operate, जैसे स्ट्रेट लाइन सिंपल था वैसे ये भी सिंपल है। This method is based on assumptions that the cost of repair will increase as the assets get old, therefore depreciation in earlier years should high when the repair cost is expected to be low। अब देखो जैसे जैसे एसेट्स बूढ़ा होगा मतलब पुराना होगा, उसको रिपेयर बार बार मांगता है ना, तो उससे क्या होगा, रिपेयर चार्जेस यदि मैं ऐड ना करूं तो मैं डेप्रिसिएशन फिर कैसे चार्ज करूंगा। तो ये एसेट्स जो एसेट्स आपको लगता है कि बार बार रिपेयरिंग लेगा, एक समय उसका बीतेगा तो रिपेयरिंग उसमें बार बार लगेगा, वहां पे डब्ल्यूडीवी ही यूज करो, रिटन डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही यूज करो। क्योंकि उससे क्या होगा कि फर्स्ट में तो वो ताजा रहेगा, उसको उसके अंदर तो जान बहुत तेज रहेगा, तो वो जान तेज है तो वो उसको रिपेयर नहीं लगेगा, तो तुम्हारा वहां पे हाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करो। लेकिन जैसे वो बूढ़ा होने लगेगा उसको बार बार रिपेयर लगेगा, तो रिपेयरिंग का कॉस्ट जोड़ोगे तो डेप्रिसिएशन तुम यदि रेट फिक्स रखते हो तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन क्या होगा,
तभी वो मैनेजेबल होगा, नहीं तो क्या होता, फंस जाते। यदि स्ट्रेट लाइन में होते और ये रिपेयर कर देते तो वहां पे डेप्रिसिएशन को रिवाइज कैसे करते, इसलिए यहाँ पे ठीक है। बोलता है therefore this method will result in almost equal burden in all the year of the useful life of assets as depreciation will reduces with increase in the repair cost will increases every year of passing। तो यहाँ पे तुम्हारा देखिए बात देख रहे हो कि तुम्हारा डेप्रिसिएशन धीरे धीरे कम तो रहा था, लेकिन रिपेयर की वजह से वो क्या होगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन देखा है तो ओवर इक्वली ही हो रहा है, लेकिन तरीका चेंज है कान पकड़ने का अलग करके। On other hand, under straight line method, the charges for depreciation is constant while repairs tends to increases with the life of assets। स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा रिपेयरिंग हो भी रहा होगा लेकिन तुम डेप्रिसिएशन चेंज नहीं कर पाओगे। क्लियर है? लिमिटेशन है, एक बार पढ़ लेना। अच्छा, डब्ल्यूडीबी में डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करते हैं? तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए तुम क्या करोगे पता है? डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू हो जाएगा फर्स्ट ईयर में, मान लो तुम फर्स्ट ईयर निकाल लो तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू रेट। सब्सिक्वेंट ईयर में क्या करोगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो अर्लियर ईयर में कर चुके हो इनटू वापस से रेट, ऐसे निकालोगे। तो यहाँ पे तुमको एक फॉर्मूला दे दिया, अब ये फॉर्मूला चाहो तो ऐसे यूज कर सकते हो, नहीं तो मैं जो लिख के दिया वो भी यूज कर सकते हो। अब मान लो अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होता है, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो दो तरीका है, एक तो डायरेक्टली मैं एसेट्स में चार्ज कर दूं, दूसरा मैं एसेट्स में चार्ज नहीं करता हूं, उसका प्रोविजनिंग करता हूं। यदि मैं प्रोविजनिंग करूं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन को डेप्रिसिएशन करोगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन चार्ज कर तो एसेट्स में चार्ज नहीं होगा। लेकिन यदि तुम डायरेक्टली एसेट्स में उसको हिट करना चाहते हो, ये भी एक तरीका है, तो क्या कर सकते हो, एसेट्स को कम कर दो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट हो जाएगा, फिर आपका पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएंगे। ये तरीका है आपको डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री पास करने के लिए। एक है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट मेथड, यानी उसमें क्या होगा, जैसे मान लो आप 5 साल के एसेट्स यूज कर रहे हो तो ईयर का सम कैसे होगा, तो ईयर है आपका 1 2 3 4 5, तो इसका ऐड करेंगे तो जो सम आएगा ना, आपको उसी में सम ऑफ डिजिट मेथड उसी तरीके से यूज करना होता है कि नंबर ऑफ ईयर जो है ना उसका सम करिए और उसके बाद जाके डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर पाएंगे जिस ईयर का आप चार्ज करना चाहते हैं। एक मशीन आवर रेट होता है, ये मशीन आवर रेट में क्या होगा, जैसे मान लो कि तुम्हारा पता है कि टोटल मशीन का यूजफुल लाइफ 50,000 घंटे का है और आप इस साल 4,000 घंटा यूज किए हो, तो जो एसेट्स का डेप्रिसिएबल बेस है वो इंटू 4,000 डिवाइडेड बाई 50,000, क्योंकि एस्टिमेटेड लाइफ 50,000 आवर्स का था, मैं कितना घंटा इस साल यूज किया हूँ, बस जैसे जैसे यूसेज करूंगा टाइम ना मशीन का, वैसे से मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करता रहूंगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ जो डेप्रिसिएशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होता है, वेरी करता रहता है, तुम जितना घंटा मशीन का यूज कर चुके हो उस हिसाब से तुम्हारा डेप्रिसिएशन चेंज होता रहेगा। अब एक आते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, तो मैं बताया था जैसे मशीन आवर रेट का करते थे, तुम्हारा डेप्रिसिएबल अमाउंट जो होगा वो इनटू जितना घंटा मशीन तुम इस साल यूज किए हो वो डिवाइडेड बाय टोटल मशीन कितना घंटा चल सकता है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज कर लेना। तो क्या होगा, डेप्रिसिएबल अमाउंट इनटू प्रोडक्शन इस साल तुमने कितना किया डिवाइडेड बाय उस मशीन से तुम टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकते थे, तो आ जाएगा प्रोडक्शन यूनिट मेथड से तुम्हारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। अब एक आता है डिप्लेशन मेथड, डिप्लेशन कहाँ लगता है मैं बताया था, जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन करते हैं वहां पे डिप्लेशन लगता है। तो बोलता है दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइन क्वेरी एंड कंटेनिंग ओनली अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कि नेचुरली रिसोर्सेज होता है। The depreciation rate is calculated by dividing the cost of assets by the estimated quantity of production likely to be available। जैसे मान लो कि मेरा 5 लाख मेट्रिक टन में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरा कॉस्ट ऑफ माइन मान लो कि 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ को 5 लाख से डिवाइड करो, तो तुम एक जैसे 1 मेट्रिक टन निकालोगे तो कितना पड़ेगा, वहां से 1 मेट्रिक टन कोयले का रेट निकल जाएगा, बस उतना जितना तुम एक्सट्रैक्ट किए होगे उसको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा एनुअल डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो निकल जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कर रहा था, अब मेरा मूड चेंज हो गया, मैं चाहता हूँ स्ट्रेट लाइन से डब्ल्यूडीपी में आ जाओ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो बोलता है चेंजेस इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाई टू एसेट्स शुड बी रिव्यूड। तुम जो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो एक बार रिव्यू करो कि वही होना चाहिए था कि मुझे दूसरा मेथड यूज करना चाहिए था। एटलीस्ट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में एक बार तो रिव्यू करो। इफ देयर हैज एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, यदि तुमको लगता है कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस है मेरे एसेट्स में, मुझे ये डेप्रिसिएशन का मेथड यूज नहीं करना चाहिए था, in the expected pattern of consumption of the future economic benefit embodied in the assets, मतलब एसेट्स को देख के लगता है कि नहीं इसका फ्यूचर बेनिफिट ड्राइव करने के लिए ये तरीका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का तो सही नहीं था,
द मेथड शुड बी चेंज रिफ्लेक्टिंग द पैटर्न, तो उस पैटर्न को रिफ्लेक्ट करने के लिए मेथड चेंज करना पड़ेगा। Whenever any changes in a depreciation method is made, such changes is made is treated as change in accounting estimate. इसको हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहते हैं। जहां पे आपने वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया तो वो अकाउंटिंग एस्टिमेट का पार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रीट करते हैं। इट्स इफेक्ट नीड टू बी क्वांटिफाइड एंड डिस्क्लोज। अब तुम स्ट्रेट लाइन कर रहे थे, डब्ल्यूडीवी कर लिए, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ना, तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरा मूड चेंज किया, मैंने चेंज कर दिया, कोई असर होने वाला था क्या, इसका कोई फायदा नुकसान होने वाला था क्या, तभी चेंज करो, अदरवाइज नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो पहले माने थे ना, हो सकता है कि मैं रॉन्ग था, मुझे पहले लगा कि 10 साल इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगा, लेकिन नहीं। ऐसे जैसे जैसे घिस पिट जा रहा है ना, मुझे लगता है वो 10 साल तो नहीं चलेगा, वो 8 साल ही चल सकता है। तो क्या मैं उसके लाइफ को वापस से रिवाइज करके वापस से रिवाइज डिप्रेशन चार्ज कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। तो इनिशियली तुमने जिस एस्टिमेटेड लाइफ के बेसिस पर डिप्रेशन माना होगा, जैसे मान लो कि तुमको लगता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें लगता है कि तुमने 5 लाख का एक एसेट्स परचेस किया था और 10 साल वो चलने वाला है, तो एनुअल डिप्रेशन कितना, 50,000 ना। तुमने 2 साल डिप्रेशन कर लिया, तो मान लो कि 5 लाख में से तुमने 1 लाख तो डिप्रेशिएट कर दिया ना, कितना बचा, 4 लाख बचा। अब 10 साल में 2 साल यूज हो गया, तो बचा कितना, 8 साल ना। लेकिन एंटिटी को अब लगता है कि ये आगे 8 साल नहीं चलेगा, ये 5 साल ही और चल सकता है, तो डिवाइड बाई 5 कर दो। यानी अब तुम्हारा डेप्रिसिएशन, जो एनुअल डेप्रिसिएशन पहले कितना हो रहा था, पहले डेप्रिसिएशन हो रहा था 50,000 पर एनम, डेप्रिसिएशन अपग्रेड हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अब हो जाएगा 80,000 पर एनम। क्यों? क्योंकि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो रिवाइज हो गया, तो रिवाइज करके आपको वापस से रिवाइज डेप्रिसिएशन निकालना पड़ता है, लेकिन किस पीरियड का, जो ऑलरेडी जा चुका है उसका नहीं, जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आप बच गया, सिर्फ वहां पे डेप्रिसिएशन आपको रिवाइज करना होगा। देख लो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है, मैं सम्स करवाऊंगा तो समझा दूंगा इसको। नेक्स्ट आते हैं, रिवैल्यूएशन होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। तो रिवैल्यूएशन में क्या होगा, मान लो कि तुम्हारे रिवैल्यूएशन हुए, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने कोई एसेट्स परचेस किया था काफी सालों पहले, अब मैं देख रहा हूँ उस एसेट्स का वैल्यू घट गया या तो बढ़ गया, तो अब रिवैल्यूएशन हो सकता है, डाउन रिवैल्यूएशन हो सकता है। तो यदि वो इंक्रीज हुआ रिवैल्यूएशन पे, तो क्रेडिट कर दो डायरेक्टली किसमें, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। एक्सेप्शन है, when it is subsequently increases initially decreases। मान लो कि कभी तुमने रिवैल्यूएशन का पहले किया था, रिवैल्यूएशन तो डिक्रीज हुआ था, बाद में सब्सिक्वेंटली वो वैल्यू इंक्रीज हुआ, तो जो अर्लियर रिवैल्यूएशन में आपको डिक्रीज वैल्यू दिखा था ना, वो अब रिवैल्यूएशन सरप्लस से आपको एडजस्ट कर लेना होगा। तो बोलता है रिकॉग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द एक्सटेंट दैट इज रिवर्स रिवैल्यूएशन डिक्रीज ऑफ द सेम एसेट्स प्रीवियसली रिकॉग्नाइज। तो जितना आपने पहले रिवैल्यूएशन में लॉस को पीएल में चार्ज किया था, अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट रहा है, तो उतना अमाउंट का आप लॉसेस हो गया करो, रिकवर कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मान लो यदि वो डिक्रीज हो गया रिवैल्यूएशन पे, तो चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कर दो। बट बाद में मान लो रिवैल्यूएशन में बढ़ गया वैल्यू, तो वापस से वही कहानी, आपने पहले चार्ज किया, अब उसको इनिशियली क्या कर दो, अब उसको डिक्रीज कर दो, एसेट से मतलब पीएल से डिक्रीज किए थे, वहां पर इंक्रीज कर दो उतना अमाउंट से। इसके ऊपर भी सम्स मैं करवाऊंगा, ठीक है, इस एग्जांपल्स को नहीं देखते, हम लोग सम्स करेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स जो होगा उसके ऊपर हम लोग एमोटाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो एन एसेट्स इज आइडेंटिफाइड एज नॉन मॉनिटरी एसेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। नॉन मॉनिटरी एसेट्स कहते हैं विदाउट इसका फिजिकल सब्सटेंस, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो फिजिकल सब्सटेंस में नहीं आता है। हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल और अदर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एग्जांपल इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड। तो जैसे मान लो ब्रॉडकास्टिंग राइट है, देखिए ना क्रिकेट वगैरह का होता है तो ब्रॉडकास्टिंग होता है उसका, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, प्रो कबड्डी हो गया, तो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है ना, वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स के पार्ट है। तो इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो AS 26 में है, मैं अभी यहाँ पे इसको नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि आपके डेफिनेशन वाले पार्ट में नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होता है। पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल एसेट्स के पार्ट होते हैं, है ना। फिर लैंडिंग राइट्स हो गया, जैसे एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड करता है तो लैंडिंग राइट्स जो होता है वो भी आपके क्या होते हैं, वो आपके इंटेंजिबल एसेट्स के पार्ट होते हैं। तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिसके लिए अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो अब आगे ये समय कुछ आप नहीं पढ़ो तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको तो डेप्रिसिएशन सिर्फ सीखना था कि किस किस एसेट्स पे कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स में एक छोटा सा बारीकी से डिफरेंस होगा, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेंगे। और इनटेंजिबल एसेट्स पे आपको याद रखना है कि आपको एमोटाइजेशन वर्ड यूज करना है, एमोटाइजेशन वर्ड यूज होता है वहां पे डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं होता है। तो बोलता है एमोटाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट। देखो लिख दिया ना, टेंजिबल एसेट्स पे नहीं यूज करते इसको, इसको इनटेंजिबल एसेट्स पे यूज करते हैं। तो
ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस इन इस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। जैसे टेंजिबल एसेट्स में रेसिडुअल वैल्यू होता है, वैसे इसका भी रेसिडुअल वैल्यू होता है, उतना अमाउंट माइनस कर दो, बचे हुए अमाउंट का डेप्रिसिएबल बेस होता है, उतना पे ही आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दिए और डेप्रिसिएशन का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब सम्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपका ग्रिप बैठ जाएगा। थ्योरी को आप रिवाइज करके रखें। मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आऊंगा इसका, जिसमें मैं इसका क्या करूंगा, न्यूमेरिकल सम्स करवा दूंगा, आईसीआई के करवा दूंगा, तो आपका पूरा डेफिनेशन बहुत अच्छा मक्खन जैसा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान लगेगा। तो आप लोग रिवाइज करिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।